और मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, तो मेरी मम्मी ने मुंह छुपा लिया। उनको ये लगा कि अगर ये लड़की की जो सहेलियां हैं वो जान जाएंगी कि मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही है, मेरी मम्मी, मैं सफाई कर्मी समुदाय से हूँ, तो हो सकता है शायद वो लोग मुझसे बात करना बंद कर दें या स्कूल में मेरे साथ में कुछ डिस्क्रिमिनेशन होने लगे। जो घर में हम लोग जा रहे हैं उनके घर में का कचरा उठा के ला रहे, फिर भी हम लोग को टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रही है, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है। अभी तो कोरोना गया, अभी तो सैनिटाइज़र की बात ही नहीं है। लेकिन जो भी कुछ है फैसिलिटी कारपोरेशन बोल रही कि हम लोग देंगे, लेकिन कहाँ पर है? देंगे, बता रहे हैं देंगे, लेकिन है कहाँ रखा है? मेट्रो का काम, ये काम, वो काम, इसलिए। और वैसे रास्ते से उन लोगों को वो जो ढकल गाड़ी है, वो घंटा गाड़ी, उनको लेके जाना पड़ता है। और उसमें से मतलब डेली 50 to 60 kg उनको जो कचरा है वो लेके जाना पड़ता है। 25 लेंगे, मुंह फाड़ते हैं, इतने लेंगे, इतने देंगे, तो जब ड्यूटी पे रखेंगे निकाल देंगे, ऐसे मेरे को धमकी देते हैं। अभी हम लोग ग्राउंड लेवल में हम जाएंगे। सच में ये MS एक्ट 2013 जो 2013 में जो आई है, अभी तो 10 साल से ज़्यादा हो गया है, और ये ज़मीनी स्तर पे ये कैसे काम कर रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात रखेंगे। इन केस स्टडी को हम फोकस करेंगे 3 स्टेट से। दिल्ली से हमारे साथी बाबली जी और सतीश जी हैं, मध्य प्रदेश से रिहाना मानसूरी जी हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि जो MS एक्ट 2013 ये बोलती है, बहुत इम्पोर्टेंट बातें रखती है। सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मानुअल स्कैवेंजर को आइडेंटिफाई करना है, उसको वन टाइम कैश असिस्टेंस देना है, और स्किल डेवलपमेंट करना है, और कैपिटल सब्सिडाइज लोन देना है, 5 लाख से ज़्यादा देना है, और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देना है, और बच्चों के लिए एजुकेशन का जो प्रोग्राम है, प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप है, और कम रेट में एजुकेशन लोन देना है। ये सब ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इसके बारे में हम बात रखेंगे। मैं महाराष्ट्र से सुनीता पवार जी और प्राची को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो पोडियम पे आ जाइए और अपना बात रखेंगे। सभी को मेरा जय भीम। मैं पुणे से है, मेरा नाम है सुनीता पवार। जो कारपोरेशन का अब तक सुबह से चल रहा है, जो कि ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन अब तक जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके हाथ में कुछ भी अभी तक आया नहीं। जो कि हम लोग दिन भर कचरा उठाते हैं, तो हमको बोल रहे हैं कि तुमको तनहा पगार मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? जो घर में हम लोग जा रहे हैं उनके घर में का कचरा उठा के ला रहे, फिर भी हम लोग को टाइम पे पेमेंट नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रही है, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है। अभी तो कोरोना गया, अभी तो सैनिटाइज़र की बात ही नहीं है। लेकिन जो भी कुछ है फैसिलिटी कारपोरेशन बोल रही कि हम लोग देंगे, लेकिन कहाँ पर है? देंगे, बता रहे हैं देंगे, लेकिन है कहाँ रखा है? कहाँ देंगे? जब हम लोग इतने बीमार हो रहे फिर भी हमको एक इंजेक्शन भी नहीं है, फिर भी बोल रहे कारपोरेशन की देंगे, लेकिन कब देंगे? 20 साल हो गए, देंगे ही बोल रहे, ढीलासाई दे रहे, लेकिन दे नहीं पा रहे, पगार टाइम पे दे नहीं पा रहे। तो जो मेडिकल क्लेम है वो लोग 20 साल से अभी तक क्या दे पाएंगे? जो हमारी पगार नहीं ठीक से दे पा रहे, ना हमको कुछ ठीक से गणवेश नहीं दे पा रहे, ना हाथ में का, ना ढक्कल गाड़ी दे पा रहे, ना बकेट दे पा रहे, तो वो लोग क्या देंगे कारपोरेशन वाले? फिर भी हमारे ऊपर दबाव डाल के कहते हैं कि तुम सुबह 6 बजे आओ, हाजिरी लगाओ और घर पे जाओ। लेकिन जो हमको मांगता है हमारे सुरक्षा के लिए, वो जो चीज़ें हमको नहीं मिल पा रही है, फिर भी हम लोग उन पे, वो लोग जो बोल रहे वैसा ही करते जा रहे। पेमेंट का तो पता नहीं, अब तक 3-3, 4-4 महीने पेमेंट तो होता नहीं। हम लोग तो खाएंगे क्या पेट के लिए? पेमेंट नहीं होएगा तो फिर भी कह रहे कि दे रहे हैं तुमको, लेकिन कब दे रही है? देने तो मांगता ना। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगी। धन्यवाद। सभी को जय भीम। जय भीम। मैं बस थोड़ा सा ये सुनीता ताई के बारे में बताऊंगी।
सुनीता ताई पुणे से है, मतलब मैं भी प्राची नाम है मेरा। मैं NCDHR में एज ए एडवोकेसी फेलो करके काम करती हूँ, और महाराष्ट्र में जो स्वच्छता कर्मियों के साथ काम चालू है तो हमारे थ्रू हम लोग करते हैं, मेरे थ्रू। तो सुनीता ताई महाराष्ट्र में मतलब स्वच्छ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ साधारण 15 से 20 साल से जुड़ी हुई है, एंड वो डोर टू डोर कचरा उठाने का काम करती है। तो इन मतलब ये तो एक है महिला है, हम लोग महाराष्ट्र में बहुत सारे महिलाओं के साथ काम करते हैं। तो उनका एक कंसर्न था कि अभी वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है स्वच्छ नाम करके, तो कॉरपोरेशन क्या करे, मतलब अभी हम सुबह से देख रहे हैं कि जो काम है वो म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। तो बहुत सारे तो म्यूनिसिपैलिटी डायरेक्टली लोगों से काम नहीं कर रही है। तो पुणे में क्या हुआ है कि एक संस्था उन्होंने अपॉइंट की है, और उसको वो स्वच्छ प्लस करके नाम है। तो उसके थ्रू वो सैनिटेशन का मतलब जो स्वच्छता का जो काम है वो करवाते हैं। तो उनके माध्यम से, तो डायरेक्टली कॉरपोरेशन का रोल नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो लोगों को लेके काम करवा रहे हैं। और दूसरा उसमें आता है कि जैसे वैशाली जी ने भी बताया कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट और ठेकेदारी पद्धति पे काम चलता है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही हमको दिखाई देते हैं, बहुत कम लोग हैं जो परमानेंट एम्प्लॉई है। और जहाँ दीदी काम करती है तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम करते, वो बहुत डिग्निफाइड काम कुछ भी नहीं है, मतलब 50-50 60-60 किलो कचरे के जो डब्बे रहते वो लेके रोज़ बहुत रास्ते किधर भी ठीक नहीं है, मतलब दिल्ली में तो ठीक है, पर पुणे में तो किधर भी रास्ते ठीक नहीं है, सब जगह गड्ढे, सब मेट्रो का काम, ये काम वो काम, इसलिए। और वैसे रास्ते से उन लोगों को वो जो ढकल गाड़ी है, वो घंटा गाड़ी, उनको लेके जाना पड़ता है, और उसमें से मतलब डेली 50 to 60 kg उनको जो कचरा है वो लेके जाना पड़ता है। और उसमें से जो पगार जब मांगते, और वो जो रहता है थैला, जो मतलब जो बकेट रहता है, वो साल में से एक ही बार मिलती है उनको। अगर वो टूट गई तो वो फिर से नहीं मिलती उनको। तो फिर वो इसलिए वो हमको देखो ज़्यादा से ज़्यादा वो एक गोनी में वगैरह डालने के लेके जाते हैं महिलाएं। तो एक बार टूट गए तो वो जो रिपेयर है तो उनको नहीं मिलता है। तो और बहुत सारे ऐसे, एक महिला को तो क्या, वो घंटा गाड़ी ढकलते ढकलते उसका एक्सीडेंट हो गया, पर उसका जो एक्सीडेंट हो गया उसके बाद वो काम नहीं कर पाई, पर उसके बाद वो घर पे ही बैठी। तो उसमें उस केस में उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला वो केस। और एक केस बताऊंगी, बहुत सारे लड़कियां जो है उनको एबॉर्शंस हो रही है घंटा गाड़ी की वजह से, पर इसमें कोई किसी भी, और एक जो महिलाएं थी उनको तो ऑपरेशन हुआ आँखों का, क्योंकि वो जो सब गंदगी है वो आँखों में जाती है, और वो उसमें से आँख का ऑपरेशन हुआ, पर उसका जो कंपनसेशन था, वो ऑपरेशन के लिए पैसे देना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो ये बहुत कम उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हम अपने को मिलते हैं कि कम्युनिटी में ये महिलाएं जब काम करती हैं। तो एक ही था कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, पर लोगों को उसमें उनको पता ही नहीं है। हमने बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप भी अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं फिलहाल हमारे माध्यम से। पर हमको एक समझ आता है कि लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं है इसके बारे में, पता ही नहीं कि हमारे लिए सुविधा क्या है। और बहुत सारे आरोग्य हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, पर हेल्थ के लिए भी सुविधा नहीं है। और थर्ड है पगार, मतलब हम लोग जो बोलते हैं मिनिमम वेजेस की बात हम सुबह से कर रहे हैं, किन को भी जो वेजेस है मिलता नहीं, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार तक उनको तनख्वाह मिलती है, और वो भी होम टू होम कलेक्शन करना पड़ता है, मतलब इकट्ठा जो पगार रहता है वो नहीं मिलता है। तो वो भी पैसे एक साथ नहीं आते। तो वो ऐसे बहुत सारे कि उसकी वजह से लोन बहुत है लोगों पर, और फिर वो नहीं क्या, वो साइकिल चलती ही जाती है, विशेष जो साइकिल है तो वो चल ही रही है। तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हैं महिलाओं को सहनी पड़ती है। तो हमारी एक ही मतलब इनके थ्रू एक मांग है कि लाइक हम लोग उसके लिए काम भी करेंगे, हम लोग म्यूनसिपैलिटी के साथ मिलकर काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, और ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों तक पहुँचाए। पर उसमें हमारा एक मतलब मैं ये रहूँ कि आंकड़े ही नहीं है म्यूनसिपैलिटी के साथ, जो कितने वर्कर्स है अलग अलग प्रकार के, टॉयलेट धोने में कितने हैं, रास्ते साफ करने में कितने हैं, और डोर टू डोर कलेक्शन में कितने सारे लोग हैं, उसका नंबरिंग मतलब वो गिनती होना बहुत ज़रूरी है, कि जो अभी फ़िलहाल तो हो नहीं पा रही है। और एक कि इन लोगों को सेफ्टी गियर देना, तो किसी के एक ही बार साल में उनको सेफ्टी गियर मिलता है। और एक चीज़ है कि
इन लोगों को कुछ मंथली कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, अराउंड 200 रुपीज़, मतलब 5-6 हज़ार पैसे आते हैं, उसमें से भी उनको 200 रुपये देने पड़ते हैं। अगर वो पैसे दिए तो ही उनको जो फैसिलिटीज़ रहती है, मतलब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप रहती है ना, सैनिटेशन वर्कर्स के लिए बच्चों के लिए कुछ स्कॉलरशिप रहती है, या तो फिर हेल्थ की फैसिलिटी, तभी वो जो संस्था है तभी उनको देंगे। अगर वो लोग नहीं दिए कंट्रीब्यूशन तो वो नहीं मिलेगा, तो और उनका हेल्थ भी कवर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कॉरपोरेशन ने ये सब चीज़ें उनको फैसिलिटी, हेल्थ पीएफ फैसिलिटी नहीं है, ये सब फैसिलिटी उन्होंने देनी चाहिए। मिनिमम वेजेस जो है, जैसे आधे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्कर है उनको मिनिमम वेजेस मिलता है, पर जो रेगुलर है उनको नहीं मिलता, तो मिनिमम वेजेस उनको मिलना चाहिए। और हाउस टू हाउस कलेक्शन, ये जो प्रथा है वो बहुत ही घिनौनी है। मतलब हमको महिलाओं ने तो इतना प्रॉब्लम बताए हैं कि घर में जाते तो लोग कभी फेंक के देते हैं पैसे, है ना, कभी बोलते नहीं, और जो पॉलिटिकली ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोग रहते हैं वो तो पैसे ही नहीं देते। तो ये बहुत सारी खराब प्रथा है, वो बंद करके उनको रेगुलर वेज पगार जो रहता है, सैलरी बेस्ड उनका काम होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी थोड़ा मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि एक दिन आए नहीं काम को तो उनको काम से निकाल देते हैं, और मतलब एक ही लीव रहती, बस संडे को ये लोग छुट्टी लेते थे। मतलब आज मैं भी इनको लेके आई हूँ, तो वो उन्होंने उनकी जगह पे दूसरी लेडी को लगा के वो देन शी सक्सेसफुली ट्रैवल हियर। तो मतलब अगर वो नहीं है तो उनको उनकी जगह पर किसी को तो देना पड़ता है अल्टरनेटिव, तो भी वो छुट्टी ले सकती है। और तो ये सब मतलब, और बहुत सारे प्रेशर में रहते, तो लोग सुबह टैबलेट खाएंगे। आपको एक भी महिला ऐसे नहीं देखेगी कि वो टैबलेट वगैरह नहीं खाते। एक तो क्रोसिन खाती है, कुछ भी गोली रहे, क्योंकि हॉस्पिटल जाती नहीं है महिलाएं, जो मिलेगा वो खा लेते हैं, और एकदम एक्सट्रीम कंडीशन रहेगी तभी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो वो बहुत हेल्थ प्रॉब्लम ना बहुत है, घुटनों का दर्द, हाथ का दर्द, वो तो बहुत सारे अलग से है ही। तो इसलिए कि एक और है कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसलिए जो सुविधाएं हैं, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत सारी विडो महिलाएं हैं यहाँ इस सेक्टर में। तो बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्कीम हम लोग बोलते हैं, जेंडर बजट में इतनी स्कीम है, अपने SC/ST बजट में इतने स्कीम्स हैं, पर वो एक्सेस ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और मेन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, अभी रिहाना ने भी बता दिया कि बहुत रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, पर वो अवेयरनेस ही नहीं है। बस गवर्नमेंट बता रही कि हम लोग आपको एंटरप्रेन्योरशिप बताएंगे, ये सिखाएंगे, वो उसके लिए फ़ंड देंगे, पर वो फंड लेके कैसे काम करना है उसका कुछ हमको अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमको नहीं दिखाई देते हैं। तो ये बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ है, और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, एंड आगे भी कर देंगे। थैंक यू। जय भीम। सभी को मेरी नमस्ते। 4 साल पहले मेरे पति कोरोना में ड्यूटी करते थे, तो उनकी डेथ होगी सर, तो उनको कुछ भी नहीं मिला 4 साल पहले। तो फिर झूठा ही बोल दिया, उनको पैसा दे दिया, मेरे को कुछ नहीं दिया, ड्यूटी दे दी उन्होंने। ड्यूटी दे के फिर भी अनीता मैडम गई थी मेरे, अनीता मैडम ने ड्यूटी दिलवाई मेरे को, ड्यूटी भी नहीं दे रहे थे वे, अनीता मैडम ने ड्यूटी दिलवाई मेरे को, तो मेरे को जॉब पर रख लिया उन्होंने। फिर झूठो बोलने लगे, पब्लिक को 4 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए, कुछ मेरे को कुछ मौजा नहीं मिला। ऐसे झूठो मेरा लकवा फैला दिया हॉस्पिटल में। तो फिर बीमार होगी मैं, वीडियो बनाई मेरी, अनीता मैडम ने लेकर आई मेरे को यहाँ पे। फिर बोले वहाँ पे क्यों गई उस ऑफिस में। मैं बोली सर जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो मैं आगे तो बढ़ूँगी, आगे कुछ मैं कार्रवाई करूँगी, जब मेरे को कुछ नहीं मिला। तो फिर मैं जॉब कर रही थी सर, इसलिए बच्चे पढ़ने मेरे को मुश्किल हो रही, बताओ क्या करूँ। तनख्वाह भी मेरे को पूरी नहीं देते, ये दे 10-11 हज़ार रुपये, उनमें क्या होता है मेरा बताओ। टेंडर में भी कभी 15 लेंगे, कभी 25 लेंगे, मुंह फाड़ते हैं, इतने लेंगे इतने देंगे तो जब ड्यूटी पे रखेंगे निकाल देंगे, ऐसे मेरे को धमकी देते हैं। पानी का बिल भी और बिजली का बिल सब कुछ, बताओ इतनी तनख्वाह में क्या रहता है। सफाई कर्मचारी में ड्यूटी करते थे मेरे घर वाले, इसलिए अकेली थी सर, ऐसे में इधर उधर में घूम नहीं पाई, इसलिए बताओ क्या करूँ मैं। और उनका PF वगैरह भी नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी पैसा नहीं मिला जी, कुछ भी पैसा नहीं दिया मेरे को। दिल्ली सरकार ने बोला था कि जिसकी कोरोना में डेथ होगी उसको 1 करोड़ रुपए देंगे, ऐसा एक नोटिफिकेशन है। तो इनके पति की डेथ, महावीर जी की डेथ कोरोना से हुई है, इनके पास वो एविडेंस है।
तो उन्हीं एविडेंस के आधार पर हमने दिल्ली गवर्नमेंट के यहाँ एक पटिशन लगाई है। और क्योंकि 1 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट से 30 लाख रुपए एज ए मैनुअल स्क्वेंजर और भारत सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ होने चाहिए के आसपास। तो 2 करोड़ के लिए हमने लफड़ा डाल दिया है। तो वो अलग बात है कि कब मिलेगा, कितना मिलेगा या कैसे होगा, बट जो बबली जी कह रही हैं कि कुछ हुआ नहीं है, तो उसमें कोशिश ये है कि और भी जो रिलेवेंट अथॉरिटी हैं उनको भी हमने अप्रोच किया है। जय सावित्री फातिमा, जय भीम। मेरा नाम रिहाना मंसूरी है और मैं एमपी मध्य प्रदेश की जिला डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। और मैं बात कर रही हूँ मैनुअल स्कैवेंजिंग का। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम सैनिटेशन वर्कर और जो सफाई कामगार समुदाय है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम NCDHR के साथ मिलके मैं पिछले 8 सालों से काम कर रही हूँ। तो मेरा एक सफल अनुभव, एक अच्छा अनुभव रहा है यूपी में काम करने का। और उसमें रिहेबिलिटेशन एक्ट के तहत हम लोगों ने 649 महिलाओं को रिहेबिलिटेट भी कराया है। वही उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं 2 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ मध्य प्रदेश के, जिला निवाड़ी और जिला टीकमगढ़। तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की मैं कुछ स्टोरीज जो अभी वो की है, लिखी गई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सफाई कर्मी समुदाय, क्योंकि हमारी पहचान शायद अब जैसी भी हो, भले ही दुनिया में किसी भी नज़र से देखती हो, लेकिन हम तो सफाई कर्मी समुदाय से हैं। तो वो सबसे पहली जो सीढ़ी चढ़ते हैं वो हमारी खुद की पहचान की है। तो ये जो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो एक गांव है रातौली, वहाँ पे पहली लड़ाई तो हमारी पहचान को लेके ही है। वहाँ तो हमें कोई कास्ट सर्टिफिकेट ही इशू नहीं करता है। उस गांव में जो स्टूडेंट्स हैं उस समुदाय के, वो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास रेजिडेंशियल, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो गांव विस्थापित किया गया है पिछले 150 सालों से। वहाँ का कुछ प्रोफाइलिंग एरिया ऐसा है कि वो पलायन करके कहीं से आके बसे थे और वो आर्मी कैंप के किनारे का गांव बसा हुआ है, क्योंकि रोजगार के कोई संसाधन नहीं थे। तो आर्मी कैंप जो वहाँ पे है वो असलहा घर, पूरे 3 जो आर्मी हैं, झांसी का, बबीना का और तालबेट, तीनों जगह का जो बारूद गोला जो भी स्टॉक होता है वो उसी कैंप में स्टॉक किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे उनको थोड़ा रोजगार के संसाधन प्राइवेटली मिल जाते हैं, क्योंकि सरकारी तो कोई उनको काम देगा नहीं, क्योंकि उनके पास जब कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो पहली लड़ाई हमारी कास्ट सर्टिफिकेट की चलती है और वो हमेशा बोलती है कि 50 साल प्लस के अगर आप रेजिडेंशियल कोई पेपर लेके आओगे तो आपका हम कास्ट सर्टिफिकेट इशू करेंगे। जबकि हर 50 साल होने के टाइम पे उनको विस्थापित कर दिया जाता है कि इस गांव को दूसरी जगह जाके बसाओ, यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं या सेफ्टी का कुछ इशू है। तो अभी रिसेंटली हो सकता है 4-5 सालों में उस गांव को फिर से विस्थापित किया जाए। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं। और जैसे हम बता रहे हैं कि वहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो एजुकेशन से छूट जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी के पर्पस से गवर्नमेंट उनको बोल देती है कि हम यहाँ पे रोड इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हमारे खुद का कुछ गुप्त चीज़ें हमारी दूसरों तक ना पहुँचे, इसलिए ट्रांसपोर्ट का कोई साधन वो कैंप से होके नहीं पहुँचाते हैं। और जो दूसरा रास्ता है स्कूल जाने का वो करीब 9 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो लड़कियों की शिक्षा सिर्फ 5 और 8 तक ही प्रॉपरली हो पाती है, प्राइमरी और जूनियर तक। और हायर एजुकेशन में जाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है। पूरी कम्युनिटी में मैं 1 साल से 1.5 साल से काम कर रही हूँ, सिर्फ एक बच्ची ऐसी निकली है जिसको साइकिल पिछली गवर्नमेंट में करीब 7 साल पहले, जो 8 साल पहले कुछ गवर्नमेंट थी, उसने एक साइकिल प्रोवाइड कराई थी। बाकी अभी किसी लड़की को ना ही कोई ऐसी संसाधन मिले हैं पढ़ाई को लेके जिससे वो अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। और प्राइवेट काम है तो प्राइवेट काम में तो हम सभी जानते हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर में कितना काम ज़्यादा लिया जाता है और पैसा कम दिया जाता है। और फिर जहाँ तो बात हम सफाई कर्मी समुदाय की कर रहे हैं, वहाँ पे काम के एवरेज में किसी को चावल रोटी दी जाती है। तो आर्मी कैंप होने के नाते उनको पैसा तो देते हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है। वो परिवार ऐसे हैं कि सुबह 4 बजे, मतलब मुर्गे के उठने से पहले वो लोग उठ जाते हैं,
क्योंकि वहाँ पे संसाधन नहीं है। पैदल जाके वो करीब 3-4 किलोमीटर जाते हैं, उस जगह पे काम करते हैं और शाम को 5 बजे काम होने के बाद फिर पैदल वापस घर आते हैं। तो वो अपने परिवार को भावनात्मक जो ज़रूरतें होती हैं वो नहीं दे पाते, और ये होता है कि वो आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में, पैसा जुटाने में, परिवार की ज़रूरतें पूरा करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनके बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, कब शादी लायक हो जाते हैं, उनको खुद पता नहीं चलता। यहाँ पे एक वॉलंटियर हमारे साथ आने वाली थी, लेकिन उसको कुछ हेल्थ इशू ऐसे हो गए हैं कि उसको ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और वो शायद परिवार इतना समय नहीं दे पाया उसको, और ना ही वो इतने अच्छे से उनको बता पाई कि मुझे कोई तकलीफ़ है। अभी जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई तब फिर उसको लेके ललितपुर हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया, और उसकी दवा 3 से 6 महीने तक चलेगी। वो भी डॉक्टर ने बोला है कि हो सकता है अगर इससे आराम नहीं मिला तो फिर हमको सीजर या ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब परिवार की ज़रूरतें कहाँ स्तर पे पूरा करेंगे। हम तो हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी पहचान की, अपने अस्तित्व को बचाने की। तो वहीं एक स्टोरी सामने आई थी, जो बात हो रही थी टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। अभी कुछ हमारे भाई बोल रहे थे कि हमको डिस्क्रिमिनेशन किन किन स्तरों पे होता है। तो कभी कभी हमारे माँ बाप जो सफाई काम कर रहे हैं, सफाई के काम में हैं, तो उन्होंने कैसे भी करके अपने बच्चों को हायर एजुकेशन में इनरोल कराया। 12th में 10th में एक लड़की थी 12th की, और ग्रेजुएशन करके, तो वो खुद बोल रही, मुझे खुद बुरा लगा कि मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही थी और मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, तो मेरी मम्मी ने मुंह छुपा लिया। उनको ये लगा कि अगर ये लड़की की जो सहेलियां हैं वो जान जाएंगी कि मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही है, मेरी मम्मी, मैं सफाई कर्मी समुदाय से हूँ, तो हो सकता है शायद वो लोग मुझसे बात करना बंद कर दें, या स्कूल में मेरे साथ में कुछ डिस्क्रिमिनेशन होने लगे। तो वो सोचो कि हम अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए, इज्जत पाने के लिए अपने माँ बाप को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, या माँ बाप खुद हमसे दूर भाग रहे हैं कि अगर हमारे बच्चियों के दोस्तों को पता चलेगा कि मैं सफाई कर्मी हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, तो उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। तो ये भी स्टोरी एक बड़ा इमोशनली हमको वो करती है कि हम आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए और फिर भी हमारे साथ अभी भी ऐसा हो रहा है। और खाने की जो बात हो रही थी कि हमें खाना तक खाने के लिए जगह नहीं मिलती है। जब सफाई करते करते महिलाएं सोचती हैं कि थोड़ा टाइम के लिए कहीं बैठ जाएं, ये उनकी बात कर रहे हैं जो ठेके पे सफाई कर्मी हैं, या जो गवर्नमेंट ने नियुक्त किए हैं, या जिनको कॉन्ट्रैक्ट के उसमें या डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो बोलती हैं कि अगर हम किसी चबूतरे पे किसी के दरवाजे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो बाहर अंदर से महिलाएं आती हैं पानी लेके और उस जगह को फैला देती हैं, बोले हमको धोना है। मतलब कभी हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, कभी झाड़ू लेके आ जाते हैं। मतलब कि इंसान को अगर हम देखते हैं कि अगर एक कुत्ता भी खाना खा रहा है तो उसको खाते टाइम उठाते नहीं हैं, और यहाँ तो हम तो जानवर से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव हमारे साथ में होता है, तो हम कहाँ तक उसको बर्दाश्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, अच्छी है, नमस्ते जैसी स्कीम अच्छी है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कहाँ से फंड आ रहा है। आयुष्मान की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगी। मैंने अभी करीब 3-4 लोगों के आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो उसमें एक क्राइटेरिया है कि या तो आपके बच्चे 5 से अगर कम हुए कैंडिडेट तो आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, और अगर 5 से अधिक हुए तो आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। तो ये तो पहले बताना चाहिए। अब इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि आयुष्मान स्कीम दे रहा है, ये दे रहा है, लेकिन फिर ये बात कहाँ से आ गई। अगर हमारे समुदाय में वैसे ही परिवार नियोजन के ऊपर ना ही कोई समझ बनाई जाती, ना ही कुछ बताया जाता है, तो हमारे तो परिवार में बच्चे होते हैं 7-7, 8-8, तो इसका मतलब हम आयुष्मान कार्ड से भी वंचित रह जाएंगे। तो सारा डिज़ाइन बहुत अच्छी बनाई गई, लेकिन उसमें कुछ क्लॉज ऐसे छोड़ दिए कि जिससे हमारे तक पहुँचेगा ही नहीं। ओके, बस मैं यही सब कहना चाहती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।